नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान की एक नई कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी सभी अहम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार मधुमक्खी पालन आपके लिए लाभकारी व्यवसाय बन सकता है। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम खास है उन किसान भाइयों बहनों के लिए जो मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं या फिर पहले से ही जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ज़रूरत है तो उससे जुड़ी कुछ खास बातों की जानकारी होने की। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार आप मधुमक्खी पालन को अपने लिए लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन कृषि से जुड़ा एक व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन की खासियत ये है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। खेती किसानी से जुड़े लोग या फिर बेरोजगार युवक मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अपना सकते हैं। किसान खेती के साथ मधुमक्खी पालन करके अपनी आमदनी में अच्छा इजाफा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन करके शहद और मोम उत्पाद के जरिए किसान आमदनी बढ़ा सकते हैं। सीमांत किसानों और बेरोजगार युवकों के लिए तो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय काफी लाभकारी साबित हो सकता है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हम इस हर चीज़ का जो है वो बड़े सुचारू रूप से जो है इसका हम उपयोग कर सकते हैं। हम मौन पालन करें, मधुमक्खी पालन करें और जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो समुद्री तल से लेकर ड्राई डेजर्ट टेम्परेट जोन तक जो खिलती हैं, उनसे हम विभिन्न प्रकार का शहद उत्पादन करके या दूसरे पदार्थों का उत्पादन करके जो हमारे हाइव से, जो हमारे मौन वंश से निकाला जा सकता है। जैसे शहद के साथ साथ हम जो है इसमें से शाही जेली निकाल सकते हैं, मोम निकाल सकते हैं। हम इसमें पराग निकाल के जो है वो एक अच्छा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। और इवन हम जो मौन वंश हैं उसमें जो है रानी मौन पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर हमारे जो किसान भाई हैं वो उसमें अच्छी आमदनी जो है वो अर्जित कर सकते हैं। इन मौन वंश से क्या निकलता है, जैसे शहद निकला, दूसरे पदार्थ निकले, उसके साथ साथ आजकल ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम मधुमक्खियों को या इन परागण सहायक जो कीट हैं उनको हम अपने खेतों में रखें, हम अपनी फसलों पे रखें, अपने बागीचों में रखें, ताकि हम फसल की जो है वो उत्पादकता, उससे विभिन्न फसलों की उत्पादकता हम उससे बढ़ा सकें। क्योंकि ये बहुत अनिवार्य है। जैसे हम दूसरी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करते हैं, उसके साथ साथ जो फसलों का जो परागकण है, जो परागकण की प्रक्रिया है, उसको परिपूर्ण करने के लिए हमें जो है इन मौन वंशों की, इन मधुमक्खियों की और दूसरे जो प्राकृतिक जो हमारे जो कीट पतंगे हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये जो है एक एजेंट का काम करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जो है वो नर भाग से मादा भाग तक जो है ये जो उसका केसर है, जो परागकण है, उसको वो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जिससे जो है वो इसकी निषाचन क्रिया जो है परिपूर्ण होती है और उससे जो है सीड सेटिंग होती है, फ्रूट सेटिंग होती है और तभी हमें अच्छी गुणवत्ता वाला और अधिक तक जो उत्पादकता जो है हमें विभिन्न प्रकार की फसलों से मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे पास, हमारे लिए आजकल, कि हम जब भी जो है फसल उत्पादन करें हम मौन वंशों को उसमें रखें। तो हमें शहद के साथ साथ ये दूसरे जो मौन वंश के पदार्थ हैं उसके साथ साथ हमें जो है इसमें किसान भाइयों को हमें जो है फसल में बढ़ोतरी मिलेगी और इसका सिर्फ फ़ायदा है और इसका कोई लॉस नहीं है। और दूसरी बात जो हमारी जो ज्वलंत जो आजकल जो समस्या है वो है कि हमारा जो यूथ है हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकें,
या ना दे सकें, तो हमें अगर कोई किसान भाई या कोई यंग जो हमारे जो लड़के हैं या जो युवतियां हैं, अगर वो मौन पालन को अपनाते हैं तो उससे वो भलीभांति जो है उसमें से अच्छी जीविका जो है अपनी कमा सकते हैं और अपना जो है वो बढ़िया से बड़े आराम से जो है वो रह सकते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में हमारे पास बहुत यंग लोगों ने काम किया और वो लोग जो हैं वो आज की तिथि में अच्छा पैसा जो है वो इससे कमा रहे हैं और भारत सरकार का इस ओर बहुत ध्यान है। अभी अभी जितनी भी किसान सभाएं हुई वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया है कि मौन पालन को, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाए। अगर आप इनकी रिकॉर्डिंग देखें उन टॉक्स की, तो बड़ा क्लियर विज़न है देश के लिए कि हम उसको जो है एक पिलर माने मधुमक्खी पालन को, क्योंकि अगर हमें किसानों की जो व्यवसाय है, किसानों की जो आय है उसको हमें 2022 तक अगर दोगुना करना है तो इसको मधुमक्खी पालन को एक पिलर जो है वो माना जा रहा है और इसका जो है अच्छा स्कोप देखा जा रहा है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए इन मधुमक्खियों का प्रयोग करें और अपनी फसलों में इनको रखें और साथ साथ जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थ इससे जो है प्राप्त करें। विभिन्न प्रकार का शहद जिसका पूरा स्कोप हमारे देश भर में है, अलग अलग प्रांतों में, हायर हिल्स में बड़ा क्वालिटी हनी जो है हम इसमें से निकाल सकते हैं। हम ऑर्गेनिक हनी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्म्स पे मधुमक्खियों को रख के हम ऑर्गेनिक हनी निकाल सकते हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का पोटेंशियल रहेगा और हमारे किसान भाई जो हैं अपनी इनकम जो है वो काफ़ी कई गुना जो है इससे कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इसका प्रबंधन है वो स्वाभाविक है कि जो उसका प्रबंधन जो है वो वैज्ञानिक तौर तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे किसान भाइयों को। ये सिर्फ प्राकृतिक काम नहीं है, जैसे कई लोग समझते हैं कि आपने जो है मौन वंश रख लिया और उससे जो है वो अपने आप प्राकृतिक तौर पे जो है वो सब कुछ होता गया। लेकिन मौन पालन भी एक वैज्ञानिक तौर तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप गुणवत्ता वाला शहद उसमें निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस समय जो है मौन वंश की संख्या कितनी हो, तभी जो है आप पूरा जो है उत्पादन उससे ले सकते हैं। और कुछ एक सिद्धांत हैं जिसके ऊपर जो है वो मौन पालन निर्भर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो मौन वंश हैं वो बिल्कुल अच्छे पॉपुलेटेड होने चाहिए और उसमें बीमारी नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी रानी जो है वो बिल्कुल नौजवान होनी चाहिए, उसके अंडे देने की जो क्षमता है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी मौन वंश का जो है वो पूरा पॉपुलेशन बन सकता है। और वो जो जनसंख्या है वो मैक्सिमम तब होनी चाहिए जब हमें पता है कि मधुस्राव आने वाला है, ये हनी फ्लो जिसको हम इसमें कहते हैं, जब वो आने वाला है उस समय जो है मौन वंश की संख्या जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि हमारी जितनी भी फॉरेजिंग बीज हैं वो बाहर जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो मधुरस और जो पराग एकत्रित करके लाएंगी, और लाने के बाद जो है वो उसको जो है स्टोर करेंगी और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा शहद का उत्पादन कर सकते हैं। अब जब प्रजातियों की बात करते हैं तो हमारे पास जो है 4 किस्म की प्रजातियां हैं, जिसमें एपिस मेलिफेरा है जो हमने बाहर से जो है उसको इंपोर्ट किया गया है, और एपिस राना है जो हमारी देसी मधुमक्खी वो पहाड़ी क्षेत्रों में भी होती है और हमारे जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें भी पाई जाती है। तो उन सबको जो है हम जो है पाल सकते हैं। इन दो प्रजातियों को हम इनको अपने जो मौन गृह हैं उसमें पाला जा सकता है और उसमें जो है वो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से अलग अलग तरह का शहद का उत्पादन किया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारी ये जो जानकारियां आपको हम दे रहे हैं उसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-1130
661। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों हम आपको जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई। तो फिर आइए जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही प्रशिक्षण लें। मधुमक्खी पालन व्यवसाय 5 या 10 मौन वंशों से ही शुरू करें और 1 साल बाद इनकी संख्या बढ़ाएं। मधुमक्खी पालन के लिए 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में मौनचर बहुतायत में उपलब्ध रहने चाहिए। मौनालय के पास बहते हुए पानी का स्रोत होना जरूरी है। मधुमक्खी पालन के लिए वही उपकरण लें जो भारतीय मानक संस्थान के मापदंडों के आधार पर बने हों। मधुमक्खी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना काफी आसान भी है। पहले तो इसका तौर तरीका सरल है, दूसरा ये भारी बोझ वाला कार्य नहीं है, यानी इसे महिलाएं भी काफी आसानी से कर सकती हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को कम पूंजी लगाकर भी शुरू किया जा सकता है। किसान इसे खेती के साथ साथ आसानी से कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन में रोज ज्यादा देखभाल की भी जरूरत नहीं होती। मधुमक्खी पालन व्यवसाय का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे भूमिहीन किसान भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अपनाने के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ है अच्छी आमदनी। इसके अलावा फसलों में परागण के लिए भी मधुमक्खी पालना दोहरे लाभ का कारण है। मधुमक्खी पालने से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ती है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए देश में बने विभिन्न संस्थानों की ओर से काफी ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से भी मधुमक्खी पालन व्यवसाय को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान ऑर्गेनिक फार्म्स में मधुमक्खी पालन करके ऑर्गेनिक शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन व्यवसाय के प्रबंधन के लिए आपको वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। किसान मधुमक्खी पालन व्यवसाय को अगर वैज्ञानिक तरीके से करें तो उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन कर सकते हैं। ये धुआंधार यंत्र है। ये मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो है वो डंक का डर होता है। तो उस डंक से बचने के लिए, मधुमक्खियों को शांत करने के लिए हम इसमें धुआंधार का इस्तेमाल करते हैं और इस धुआंधार से हम इसमें स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग से जो है वो मधुमक्खी शांत हो जाती है। तो हम थोड़ा सा धुआं जो है वो ऊपर जो इसका मधु कक्ष है इसमें देते हैं और बाकी जो है वो शिशु कक्ष में इसमें जो है इसमें धुआं दिया जाता है इस धुआंधार यंत्र के द्वारा। उसके बाद ये मधुमक्खी पालक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हाइव टूल को जो है वो अपने पास रखे। और हाइव टूल से जो है, क्योंकि जो चौखटे हैं, जैसे ये चौखट जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर मधुमक्खी जो है अपना बच्चे भी देती है, अंडे भी देती है और साथ में जो है उसमें शहद को भी जो है इसमें रखा जाता है। तो ये सब कोशिकाएं होती हैं। जो ये कोशिकाएं, ये मधुमक्खियां जो हैं वो अपने आप अपने शरीर से जो है वो मोम तैयार करके, मोम सिक्रीट करके उसमें जो है इस तरह की 6 साइड वाली हेक्सागोनल जो कोशिकाएं जो हैं वो बनाती हैं और इन कोशिकाओं में वो अंडे देती है और बाकी जो भी एक्टिविटी है वो इन कोशिकाओं में पूर्ण होती है। जो ये मधु कक्ष है इसमें भी 10 जो हैं वो चौखटें जो हैं वो रखी जाती हैं और इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि इसमें सिर्फ शहद इकट्ठा हो, शहद एकत्रित हो और हमारा जो अंडा देना है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने ब्रूड का कक्ष में जो निचले वाला जो चैम्बर है उसमें रहेगा। अभी जो है मधुमक्खियाँ बिल्कुल फ्रेश
जो है वो मधुरस ला रही है, जिसको इसके यहाँ पे जो है देखा जा सकता है। तो ये जो चमकने वाली चीज़ है, इससे हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि फ्रेश हनी जो है वो इन चौकटों में जमा हो रहा है। और जैसे ही कुछ दिन ये रहेगा तो मधुमक्खियाँ जो हैं इस फ्रेश हनी को जो है वो कैप करना शुरू कर देती हैं, उसमें मोमी टोपियाँ जो हैं वो लगा देती हैं। तो आप इस चौखट में देखेंगे कि इसमें बच्चे भी हैं और साथ में ये पूरे का पूरा शहद जो है जिसे मोमी टोपियों से जो है ढका गया है। और जब ये शहद सील हो जाता है, जब ये मोमी टोपियाँ लग जाती हैं, इसका मतलब ये जो है शहद ये उच्च क्वालिटी का है, ये हाई क्वालिटी हनी जो है वो इसमें जमा हो गया है। और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 18 से 21% तक फिक्स करती हैं ये मधुमक्खियाँ। तो इसलिए हम किसान अपने जो मधुमक्खी पालक हैं उनको हम कहते हैं कि जब ये चौखट जो है 70% तक जो है इस तरह के शहद से जो है वो ये भर जाए पूरी, उस समय जो है वो हनी एक्सट्रैक्शन या शहद निष्कासन यंत्र द्वारा जो है वो किया जाता है। तो इस चौखट में जो है यहाँ पे हनी है जैसे आप देख सकते हैं, और ये शिशु कक्ष बना हुआ है। अब मौन वंश की जो संरचना की बात करें तो इसमें जो है ये जो मधुमक्खियाँ दिख रही हैं ये कर्मठ मधुमक्खियाँ हैं। इसमें एक रानी होती है और कुछ निकट्टू होते हैं, लेकिन जो कर्मठ मधुमक्खियाँ हैं इनकी संख्या जो है 40 से 60 हज़ार तक होती है। तो ये मौन वंश में जो है हर तरह का कार्य जो है ये करती हैं। ये फूलों पे जाती हैं, वहाँ से मधुरस लाती हैं, वहाँ से इसका जो पराग लाती हैं। तो इसको जो है इस ढंग से जो है कुटुंब के आकार में जो है यहाँ पे रहती हैं। और एक रानी जो है वो सबकी माता होती है, और एक रानी के अंडे देने की जो कैपेसिटी है वो 700 से 1500 अंडे जो है वो एक दिन में देती है। अब ये जो है शिशु कक्ष है, शिशु कक्ष में मोस्टली जो है वो शिशु रहते हैं, शिशु का ब्रूड रहता है। जैसे ये ब्रूड है जिसको हम कर्मठ मधुमक्खी का ब्रूड कहते हैं। ये कर्मठ मधुमक्खी का ब्रूड है, शिशु हैं। और ये जो उभरे हुए हैं ये निकट्टू जिसे हम ड्रोन कहते हैं, ये उसके शिशु हैं। और ऐसे करके जो है कंसेंट्रिक उसके हिसाब से यहाँ पे शहद को इकट्ठा करके रखा गया है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें क्या कर्मठ मधुमक्खियाँ हैं या कुछ और भी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इस तरह की जो मधुमक्खियाँ हैं जिनका बिल्कुल गोल धड़ है, इसको हम ड्रोन कहते हैं। ये सब के सब ड्रोन्स हैं। और अच्छी बात है कि ये ड्रोन जो हैं ये स्टिंग नहीं करते। और ये जो है कर्मठ मधुमक्खियाँ हैं जो स्टिंग भी करती हैं क्योंकि उनको डिफेंस करना पड़ता है। और इस जगह पे आप देखेंगे तो ये पराग है, केसर है, जिसको बी ब्रेड के रूप में एकत्रित किया गया है, क्योंकि ये मधुमक्खियों का पोलन डाइट है, प्रोटीन डाइट है, जिसका होना जो है वो मौन वंश में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पराग नहीं होगा तो बच्चों का पालन पोषण नहीं होता। क्योंकि बच्चों को रॉयल जेली या शाही जेली देने के लिए इनको पोलन खाना पड़ता है। पोलन को जो है बी ब्रेड के रूप में जो है वो ये लेती हैं। तो ये अलग अलग तरह का रंग का पोलन विभिन्न प्रकार के जो पोलन देने वाले या पराग देने वाले फूलों से जो है वो यहाँ पे है एकत्रित किया गया है। तो ऐसे करके ये पूरे का पूरा कुटुंब जो है वो इकट्ठा रहता है। इसमें एक ही रानी है और सब के सब जो हैं बाकी जितने भी मधुमक्खियाँ हैं वो सब के सब इसके बच्चे हैं। ये रानी मधुमक्खी आप देख रहे हैं, ये उधर में बड़े आकार की है और लगभग जो है वो मधुमक्खियाँ इसको टैप करती रहती हैं ताकि वो उसको स्टिमुलस देती रहती हैं ताकि वो अंडे देने का काम करे। तो आप देख सकते हैं कि रानी का जो आकार है वो बाकी कर्मठ मधुमक्खियों से और दूसरे के जो निस्बत जो है वो बड़ा है और ये लंबे आकार का है और इसका रंग जो है वो बिल्कुल पीला है। तो ये 700 से 1500 अंडे जो है एक दिन में देती है। इस 50,000 तक जो है वो रहती है। मधुकक्ष में 10 चौखटें रखी जाती हैं, जिसका मुख्य काम शहद इकट्ठा करना होता है। जब चौखट में 70% तक का शहद इकट्ठा हो जाए तो शहद निकाला जा सकता है। शहद निकालते समय चौखट पर से टोपियों को ध्यान से काटें। इन टोपियों के अंदर ही शहद जमा होता है। इन टोपियों को चौखट पर से हटाकर
चौखट को मधु निष्कासन यंत्र में ले जाएं और शहद निकाल लें। मधु निष्कासन यंत्र में एक में 4 चौखटें आ जाती हैं। मधु निष्कासन यंत्र से किस तरह शहद निकालें, आइए देखते हैं। जब शहद की जो कंडीशन है ऐसी हो जाए, जब वो टोपियों में बंद हो, तभी उसका निष्कासन करें। और इसके निष्कासन के लिए हमें जो है इसकी टोपियों को ऐसे करके काटना पड़ता है। और जब मोमी टोपियाँ जब इसमें से हट जाती हैं, तो उसके बाद जो है हम चौखटों को मधु निष्कासन यंत्र में जो है वो ले जाते हैं और वहाँ पे जो है इसका निष्कासन करते हैं। तो ये मधु निष्कासन यंत्र है जिसको हम हनी एक्सट्रैक्टर कहते हैं। ये जो हमारा मधु निष्कासन यंत्र है, ये इसमें 4 चौखटें आ सकती हैं। लेकिन आजकल आधुनिक समय में 56 चौखट वाला या जो अच्छी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जिसमें मौन पालन जो है वो काफ़ी फेमस एक्टिविटी है, तो उसमें जो है 56 फ्रेम या 120 फ्रेम और इलेक्ट्रिकल जो ये मधु निष्कासन यंत्र है उनको वो भी उपलब्ध हैं। तो ऐसे करके जो है चौखट को इन मोमियों को काटने के बाद इसमें जो है मधु निष्कासन यंत्र में रखा जाता है। और ये जो जाली का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है मोनालय में काम कर रहे हैं, ये मोनालय में जो है लगभग 25 मौन वंश हैं। तो अगर हम इसको जाली को ये अवरोधों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो मधुमक्खियाँ जो हैं वो दूसरे मौन वंश की भी आ जाएंगी यहाँ पे और वो रॉबिंग करना शुरू कर देंगी। उनका आपस में फ़ाइट शुरू हो जाता है। इसलिए इस यंत्र को जो है इसके अंदर रखा जाता है जब भी हम शहद का निष्कासन करते हैं। तो ये विधि है, हमने इसमें चौखट डाल दी और इसको जो है घुमाया जाता है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ये जो मोम है जो जिसको हमने मोमी टोपियाँ जिसमें से हटाई हैं वो बाहर आना शुरू हो जाता है। कह सकते हैं कि अगर किसान कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को भी अपना लें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों बहनों, अगर किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी हो तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश भी यही थी कि हम आप तक मधुमक्खी पालन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचा सकें ताकि आपके लिए वो लाभकारी साबित हो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम जो भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं आप लोग उनसे अवश्य ही लाभान्वित हो रहे होंगे। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।